रहे हो? मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू करो भाई। अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब काहे काहे का इंतजार है? काहे का रोना है? काहे का घबराना है? अब तो आपका वो त्योहार, वो जो मेन एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे थे, असली त्योहार, असली होली, असली दिवाली, असली न्यू ईयर, असली बकरीद, असली ईद आ रही है आपकी। असली त्योहार आ रहा है, नीट का फेस्टिवल, नीट 2024 का फेस्टिवल आने वाला है। नीट 2024 5 मई को शुभ मुहूर्त निकला है। 5 मई का शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए तैयारी तो अभी से करना पड़ेगा। तैयारी में जुटना पड़ेगा। तैयारी में बहुत सारी तैयारियां हैं भाई, बहुत सारी तैयारियां हैं। एक फिजिक्स मेहमान आएगा, एक केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी। तो इन सारे मेहमानों की तैयारी अच्छे से कर लो। स्वागत नहीं करोगे अपने मेहमानों का तो इन मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी कमर कस लो, पेटी अपनी कुर्सियों की बांध लो और तैयार हो जाओ उस महा त्योहार के लिए। ये जो महा त्योहार आने वाला है, इस महा त्योहार की तैयारी कर लो एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये जो बेहतरीन टाइम है, ये समय जो होगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। अगर नीट का एग्जाम आपने दे दिया और सिलेक्शन हो गया तो भाई साहब ये दिन, ये पल, ये मेहनत साकार हो जाएगी। ये जो समय चल रहा है, ये समय साकार हो जाएगा आपका। आपकी पढ़ाई, आपका जो आपका बचपन से सपना था, आपके पेरेंट्स ने जो देखा है, आपके मास्टर ने जो देखा है, आपने जो खुद देखा है अपने लिए, वो सपना साकार करने का यही सही समय है। हारना नहीं है, थकना नहीं है, बिल्कुल भी थकना नहीं है। टेस्ट में कम नंबर आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। पढ़ाई अगर आपकी अभी उतने अच्छे से नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार देख लिया ताबड़तोड़, जो कुछ भी जहां भी वीकनेस है, जिन चैप्टर में कांसेप्ट की प्रॉब्लम है, उन चैप्टर्स को आप एक बार जाकर के देख लो। उन क्वेश्चंस को जहां पे फंस रहे थे, उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो। पीवाईक्यूज आपको हर चैप्टर में करा दिया है, जूलॉजी मास्टर ने आपको हर चैप्टर में कराया है मैंने। तो कहीं फंसने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस एकदम बिंदास होकर के खुशनुमा माहौल में पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा करो। खुद पे रखोगे भरोसा, खुद पे रखोगे यकीन, तभी तो बैच का नाम भी रखा है यकीन बाबू। तभी तो नाम रखा है यकीन बैच। तो इस यकीन बैच में यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अपने ऊपर यकीन रखा तो यकीन मानो कि सिलेक्शन लेकर के ही आओगे, सिलेक्शन मिलकर ही आएगा। तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। पिछली क्लास में एवोल्यूशन की शुरुआत करी थी, हमने डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन का बेसिक मीन क्या है, बेसिक थीम क्या है। एवोल्यूशन को हम समझते हैं जब तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम साइंस मिला रहे हैं हिस्ट्री के साथ। हम साइंस को इस्तेमाल करके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन की, कि क्या आज जो लाइफ है शुरू से ही ऐसी थी या उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। इसी चेंज को, इसी मॉडिफिकेशन को डिसेंट विद चेंज या मॉडिफिकेशन कहा जाता है। एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जब ऑर्गेनिज्म पहले स्टार्ट हुए होंगे उसके बाद से आज तक कंटिन्यू है। इवन अभी भी एवोल्यूशन जारी है, अभी भी एवोल्यूशन जारी है। तो ये कहां आ गए हम वाली टाइप की कहानी है यहाँ पे, कहां से चले थे और कहां आके खड़े हैं हम। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की स्टडी बिना ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के, बिना ओरिजिन ऑफ अर्थ के बेकार है। तो शुरुआत होती है यूनिवर्स की ओरिजिन से। यूनिवर्स की ओरिजिन माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि देयर वाज अ बिग बैंग, देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और उसमें एक छोटा सा पार्टिकल जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी, वो ब्लास्ट हुआ था, और उसी ब्लास्ट के बाद बने थे बहुत सारे गैस का एक गुब्बारा बन गया था। गैस का चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड था। डस्ट पार्टिकल से धीरे धीरे सेटल हुए और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया होगा। ये मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज थी, उसमें एक गैलेक्सी थी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में बना हमारा सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ की ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर धरती जो एक सूक्ष्म, एक बहुत ही छोटे पॉइंट की तरह है, उस छोटे से पॉइंट की ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। इस अर्थ का टेंपरेचर बहुत हाई था, वहां पे टेंपरेचर इतना ज्यादा था, फ्लक्चुएशन था, कोई कंडीशन, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन शुरू हुआ होगा। वाटर के जो वेपर थे जब लिक्विफाई हुए होंगे, कूल हुए होंगे, तो धरती पर वाटर का रिजर्वायर बना होगा ओशंस के अंदर, और उसके अंदर जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर मिले होंगे, तो सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया होगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बने होंगे तो उन्होंने बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया होगा, और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स ने फर्स्ट लाइफ बनाई होगी। ऐसा डिस्कशन हमने किया था। लेकिन कई सारे लोगों की अपने अपने बिलीफ थे, कई सारे लोगों की अपनी अपनी थ्योरी थी। स्पेशल क्रिएशन की बात करी हमने कि लाइफ जैसी थी वैसी ही आज भी और कल भी वैसी ही रहेगी। लाइफ जैसी कल थी वैसी आज है और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सुपरनैचुरल पावर गॉड ने इसे बनाया है बस 4000 साल पहले, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है। तो कोई बात नहीं, हम ही भगवान में बिलीव करते हैं, मानते हैं भगवान ने सब कुछ किया होगा। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं एविडेंस के ऊपर बेस्ड है ये सब कुछ। एविडेंस क्या कहती है? एविडेंस कहती है कि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि गॉड ने इन सब चीजों को बनाया है। इसलिए हम फिलहाल के लिए स्पेशल क्रिएशन को एक साइड में रख करके उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसका हम इस्तकबाल कर सकते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से कुछ और ही कहानी थी, कुछ और ही रहा होगा। उसमें भी कई लोगों ने, किसी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करी, अबायोजेनेसिस की, किसी ने कहा नहीं बायोजेनेसिस है, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम, प्री एक्जिस्टिंग लाइफ मैंडेटरी है लाइफ बनने के लिए। उसके बाद किसी ने कहा नहीं, प्री एक्जिस्टिंग लाइफ अगर आई होगी तो अर्थ पे लाइफ लाने का सबसे बड़ा सोर्स था कोई और प्लेनेट, वहां से लाइफ आई पैनस्पर्मिया के फॉर्म में। किसी ने कहा ना ना ना, फॉसिल की स्टडी ऐसा नहीं कहती। फॉसिल की स्टडी कहती है धरती पर ही कुछ लोग थे, वो मर गए, भूचाल आया, वोल्केनो आया, कैटास्ट्रॉफी आई और वो मर गए, और नए लोग उन्हीं से इवॉल्व हुए। ऐसा चलता चला आ रहा है, सृष्टि का यही नियम है। पुराने खत्म हो जाएंगे, नए लोग फिर से आएंगे। एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारे बाद कोई ना कोई और आएगा, कल कोई और आएगा, कल कोई और आएगा। तो यहां तक हमने बातें करी थी। इस थ्योरी में हमने सबसे ज्यादा फेवर्ड थ्योरी का नाम बताया था, ओपेरियन एंड हाल्डेन की थ्योरी थी, जिसने एक्सप्लेन किया था कि एवोल्यूशन केमोजेनिकली हुआ है, केमिकल्स से ओरिजिन हुई है। ओपेरियन और हाल्डेन की थ्योरी को सपोर्ट किया था वहां पे मिलर ने, स्टैनली मिलर ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि हम अपने बॉडी को अगर हम देखें तो हमारी बॉडी केमिकल्स से बनी है, और उन केमिकल्स में मेनली प्रोटीन एक मेजर मैक्रोमोलिक्यूल है जो एंजाइम्स भी बनाता है और बॉडी में स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। और प्रोटीन्स जो होती हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन्स अमीनो एसिड से बनी होती हैं, और अमीनो एसिड को लैब में इन्होंने 18 दिनों के सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बना करके दिखा दिया कि केवल मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर को अगर मिलाया जाए हाई टेंपरेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में 75,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर अगर दिया जाएगा तो कंडेंसर के अंदर जो लिक्विफाई करके जो हम यू शेप की ट्यूब में केमिकल ऑब्टेन करते हैं उसमें मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमीनो एसिड्स पाई जाती है। उसके बाद बहुतों ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया और उन लोगों को भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिले, किसी को शुगर मिली, किसी को एसिड्स मिली। इन्होंने मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड प्राप्त की और फाइनली बता दिया यस लाइफ वाज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सिंपल केमिकल्स एंड देन कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, देन द फर्स्ट लाइफ अरोज। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा होगा इसी एवोल्यूशन की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सबूत और गवाह, क्योंकि साइंस मांगता है सबूत, इंडिया मांगता है सबूत। क्या मांगता है इंडिया? इंडिया मांगता है सबूत। हमारे लोग क्या मांगते हैं? सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, और इसके लिए हम एविडेंस देते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का आना, मतलब पहली लाइफ बनी होगी, केमिस्ट्री ने लाइफ को बनाया होगा, केमिकल्स ने लाइफ को बनाया होगा, कीमोजेनेसिस हुई होगी और फिर कीमोजेनेसिस ने फर्स्ट लाइफ बनाई होगी।
और इस फर्स्ट लाइफ से आज की मॉडर्न डे लाइफ बनी होगी, इसी न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब बायोजेनेसिस का भी आइडिया करके यहाँ सही हो जाता है कि पहली लाइफ बनी रही होगी, उसके बाद ही नई लाइफ आई। आज की लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही इवॉल्व हुई है। लेकिन फर्स्ट लाइफ कहां से आई है, इसका जवाब दिया ओपेरिन एंड हेल्डेन की थियरी ने। ओपेरिन हेल्डेन की थियरी ने इसका जवाब दिया। ओपेरिन AI ओपेरिन एंड JBS हेल्डेन, इन दोनों लोगों ने इस कहानी को प्रूव कर दिया कि पहली लाइफ कीमोजेनिकली आई है, और इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रूवल दिया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया स्टैनली मिलर ने। लेकिन क्वेश्चन होता है सबूत क्या है, क्या कोई सबूत और गवाह है जो हमें बता सके कि पहली लाइफ से जो न्यू लाइफ आई है, मतलब क्या कोई रिलेशन है हमारी, क्या हमारे बीच में कोई कॉमन रिलेशनशिप है, जो आज ऑर्गेनिज्म हम देख पा रहे हैं, के बीच में कोई कॉमन एंसेस्ट्रल रिलेशन है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसके बाद उसी एविडेंस में, वैसे तो बहुत सारी एविडेंस है, बट आज का जो हमारा मुख्य होगा डिस्कशन, वो होगा मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे। इन दो एविडेंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की कुछ लाइनों को समझ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्या कहती है एनसीईआरटी एवोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट है जिनको हाईलाइटर लगा करके मैंने स्पेसिफाई किया है मैंने हाईलाइट करके, इस हाईलाइटर का इस्तेमाल किया है। पॉइंट समझे जरा, कह रहा है डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या सच में लाइफ आउटर स्पेस से आई है। ऐसा कहा ना कि पैनस्पर्मिया है, कॉस्मोजोइक थियरी है, किसी और प्लेनेट से ऑर्गेनिजम्स के कंटेंट्स जो स्पोर्स थे वो आकर के गिरे होंगे और लाइफ आ गया, ये सच में सही है। तो कह रहे हैं कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, यस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, कुछ लोगों ने ऐसा बिलीव किया। अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो थे, जो ग्रीक के लोग थे, उन लोगों ने तो सोचा कि द यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। कई सारे प्लैनेट पे स्पोर्स गए रहे होंगे, किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइफ रही होगी, वहां से लाइफ हमारी अर्थ पे और दूसरे प्लेनेट पे भी गई रही होगी, ऐसा बिलीव था लोगों का। उसमें पैनस्पर्मिया इज स्टिल द फेवरेट आइडिया। पैनस्पर्मिया ये वही स्पोर्स है जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर पहुंचे, जो कि लाइफ के सोर्स माने जाते हैं, जो मॉडर्न लाइफ के सोर्स माने जाते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं पैनस्पर्मिया इज स्टिल फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में भी बात हुई थी, वो कहानी एनसीईआरटी में लिखी है। लेकिन इसको डिसअप्रूव किया था लेविस पास्चर ने बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट। सब पॉइंट वाइज याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। किसने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को? लेविस पास्चर ने किया था। उन्होंने बताया, उन्होंने प्री स्टेरिलाइज्ड जो फ्लास्क था उसका इस्तेमाल किया, स्वान नेक फ्लास्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जैसे पहली जो सेल थी, कह रहे जो आज की सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई, आज की लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, ऐसा इन्होंने बताया। कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन सही नहीं है, कह रहे लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट व्हाइल इन अनदर फ्लास्क इन ओपन एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस फॉर ऑल। जब इन्होंने ये बायोजेनेसिस का कांसेप्ट दिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी एकदम खत्म हो गई, डिस्कार्ड हो गई। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ के। मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा लाइफ से लाइफ आई, लेकिन पहली लाइफ कहां से आई, बायोजेनेसिस उसे प्रूव नहीं कर पाती है। इसलिए आगे की कहानी आती है। ओपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड proposed that the life, the first life or first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules। मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं नॉन लिविंग मैटर था, जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल्स अवेलेबल थे, उन रिएक्शन, उन केमिकल्स ने रिएक्शन करी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए थे, आरएनए प्रोटीन बनाई थी, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन किया, और इसी से नई लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। तो इसे मोस्ट फेवरेट आइडिया कहा जाता है। और इसको कंपेयर किया था हाई टेंपरेचर वोल्केनिक स्टॉर्म और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से, और उसको लैब में क्रिएट किया मिलर ने, अमोनिया मीथेन लेकर के 1953 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। मिलर वाज अमेरिकन साइंटिस्ट, ही क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन द लैबोरेटरी स्केल एंड क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसको हमने स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर कहा था। क्लोज्ड फ्लास्क जिसके अंदर मीथेन और हाइड्रोजन विद वाटर वेपर अमोनिया के साथ 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस है, ये 8000 नहीं है बेटा जी, ध्यान रखेंगे, ये डिग्री सेल्सियस है। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। सिमिलर एक्सपेरिमेंट और भी किए गए, वहां पे शुगर बनाए गए, नाइट्रोजनस बेसेस मिले, लोगों को पिगमेंट्स और फैट्स मिले, तो एनालिसिस करी गई और भी सारी चीजों की। मेटेरियोराइट जो किसी और प्लेनेट से निकल करके हमारी धरती पर आया रहा होगा, कोई मेटेरियोराइट जो होता है, ये कंटेंट कह रहे हैं ये हमारे इसी अंतरिक्ष में, इसी यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सीज के अंदर घूमने वाले कुछ ऐसे प्लैनेट्स ही हैं या प्लैनेट के कंपोनेंट्स हैं जो वहां पे प्रेजेंट हैं और अर्थ पे आकर के टकराते हैं, या अर्थ पे कभी किसी वजह से कह रहे फॉल होते हैं, वहां पे फिजिक्स लगती है, केमिस्ट्री लगती है। तो कह रहे फिजिक्स की वजह से वहां वो मेटेरियोराइट जब धरती पर आकर के पहुंचता है, तो साइंटिस्ट ने उसका भी रिवील किया है कि वैसे ही कंपाउंड है जो रिलेट करते हैं, सिमिलर प्रोसेस है जो अर्थ पे हो रहा है, वही किसी और प्लेनेट पे भी हो रहा होगा। क्या पता किसी और प्लेनेट पे भी लाइफ हो। हमने भेजा भी है बहुत बार सिग्नल, हमारे जादू को हमने कई बार बुलाने की कोशिश की है, हमारे जो है हमने ट्राई किया था, कोई मिल गया में भी हमने म्यूजिक दी थी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वहां से रिटर्न में आए थे वहां से कुछ लोग, और आकर के हमारी धरती पर उन लोगों ने कुछ जादुई ताकतों के साथ हमारे यहाँ परिवर्तन किए थे। एक दुबला पतला मेंटली डिसेबल्ड बच्चा जो कि बहुत बेहतरीन एक बॉडी बिल्डर बच्चे की तरह बॉडी बिल्डर हो जाता है और अच्छे अच्छे गाने गाने लगता है, डांस करने लगता है, ऐसे लोग हमारी धरती पर आए थे। इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, कोई सबूत नहीं है, फिल्मों के माध्यम से ही हमने इनको जाना है, अदरवाइज हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये एलियंस वाकई में कहीं है या नहीं है। वी डोंट हैव एनी आइडिया, समझ आई बात। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम द सेम प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। क्या पता कब हमें उनसे मुलाकात हो जाए या उनकी हमसे मुलाकात हो जाए। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजंक्चर्ड स्टोरी, मैंने आपको बताया था पहला पार्ट है जो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, द केमिकल एवोल्यूशन को बताया गया। केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, यस केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा, हम इससे सहमत हैं। ठीक है, इस आम सहमति के बाद जो अगला पन्ना है, जो अगला पेज है, वो क्या कहता है, बहुत कुछ पॉइंट्स के साथ याद करने वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट लाइफ और फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक लाइफ फॉर्म्स, जो मेटाबॉलिक कैप्सूल्स थे वो अरोज हुए, उनकी ओरिजिन हुई थी हमें नहीं पता। लेकिन हम ये कह सकते हैं द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ वुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। मतलब याद करने वाले पॉइंट मैं आपको बार बार कह रहा हूं, याद रखेंगे। यूनिवर्स की बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, ओरिजिन ऑफ आवर अर्थ दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। Probably first life में भी appeared, अर्थ के बाद 500 मिलियन लगे होंगे, मतलब 4.0 बिलियन ईयर्स के बाद ही लाइफ आई होगी। लेकिन उसी में कहते हैं फर्स्ट नॉन सेल्युलर लाइफ। कौन सी लाइफ? नॉन सेल्युलर लाइफ जो थी वो कब आई रही होगी? तो इन्होंने कहा 3 बिलियन ईयर्स बैक, 3 बिलियन ईयर्स अगो।
और उसी में कहा फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ, जो पहली सेल आई थी प्रोकैरियोटिक लाइफ जिसको कहते हैं, वो आई रही होगी प्रोबेबली 2000 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 2 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया है, ऐसा अजम्पशन किया है बेस्ड अपॉन द स्टडीज, बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस, हमने इसको ऐसा रिलेट किया है। तो इसी रिलेशन में कहानी लिखी गई, इसी इतिहास में लिखा गया कि दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन आरएनए या पॉलीसैकेराइड रहे होंगे। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स द फर्स्ट सेल्युलर लाइफ फॉर्म जो था, जो कि पॉसिबली ओरिजिनेट हुआ होगा 2000 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 2 बिलियन ईयर्स मैंने लिख दिया। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्ड फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। पहले सारी लाइफ वाटर में इवॉल्व हुई होगी। वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस कहता है द फर्स्ट लाइफ फॉर्म अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। मतलब सिंपल स्टेप कहा, 3 स्टेप्स चाहिए, 3 स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन। 3 स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन। स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहले हुआ कीमोजेनेसिस, सबसे पहले हुई कीमोजेनी, फिर हुआ स्टेप नंबर बी, फिर हुआ स्टेप नंबर बी जिसे कहते हैं बायोजेनी। क्या कहते हैं? बायोजेनी। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3 जिसे कहते हैं कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी कहते हैं। ये 3 स्टेप में लाइफ के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया। कीमोजेनी का मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्म होना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होना, जाइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स या फॉर्मेशन ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स। जाइंट मॉलिक्यूल्स पहले बने थे जो लाइफ के फॉर्मेशन की बिगिनिंग थे, इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो बायोमॉलिक्यूल्स बने थे वो ये सबसे पहले बने, उसे कहते हैं कीमोजेनेसिस। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बायोमॉलिक्यूल्स बने। इन बायोमॉलिक्यूल्स ने पहली लाइफ का फॉर्मेशन किया, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड। उसके बाद इसी जाइंट मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ की ओरिजिन हुई और उसके बाद फर्स्ट लाइफ ने लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन किया। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं एवोल्यूशन, इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन, इसी को कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जो पहली बनी उसने अपने आप को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उसने कई सारे नए लाइफ फॉर्म्स बनाए, डाइवर्सिटी बनी, और आज हम जैसे दिख रहे हैं वो इसी डाइवर्सिफिकेशन कॉग्नोजेनी का रिजल्ट है। तो अल्टीमेटली एवोल्यूशन हुआ था। इन सारी कहानियों को कंक्लूड किया गया कि शायद एवोल्यूशन हुआ रहा होगा, इसी स्टेप में हुआ रहा होगा। लेकिन सवाल अभी भी था, लोगों के जहन में था कि पहली लाइफ जो बनी होगी वो एक्जेक्टली कैसी रही होगी। लोगों ने पहली लाइफ को कहा कि पहली लाइफ प्रोटोबायोन्स के फॉर्म में रही होगी। लोगों ने टर्म यूज किया कि मे बी प्रोबेबली फर्स्ट लाइफ जो बनी थी वो प्रोटोबायोन थी। फर्स्ट लाइफ, प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्रिमिटिव, और बायोन्स मतलब लाइफ। लोगों ने कहा ये प्रोटोबायोन्स रहे होंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू अजम्पशन, लोगों के अजम्पशन के आधार पर लोगों ने कहा, अकॉर्डिंग टू अजम्पशन फर्स्ट लाइफ में बी, लोगों ने कहा फर्स्ट लाइफ में बी इन द फॉर्म ऑफ, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोबायोन्स। क्या रहे होंगे? प्रोटोबायोन्स रहे होंगे। और अब सवाल पैदा होता है कि ये प्रोटोबायोन जिन्हें प्रिमिटिव लाइफ कहते हैं, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और बायोन्स का मतलब होता है लाइफ। तो प्रोटोबायोन्स का मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव लाइफ, और इस फर्स्ट या प्रिमिटिव लाइफ को अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट किया। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ए.आई. ओपैरिन, अलेक्जेंडर इरविन ओपैरिन पूरा नाम था इनका, लेकिन क्या जरूरत है पूरा नाम लिखने की, आप ओपैरिन भी कह सकते हो। तो ओपैरिन ने कहा कि दीज मॉलिक्यूल्स वर, इनके हिसाब से ये प्रोटोबायोन्स कोएसर्वेट्स, टर्म दिया इन्होंने कोएसर्वेट्स का। इन्होंने कहा कि अगर पॉलीसैकेराइड को प्रोटीन के साथ मिला देते हैं और वाटर ड्रॉपलेट में ऐड कर देते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, अगर प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड को वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, तो बनता है कोएसर्वेट। इन्होंने क्या कहा, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं प्लस पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। इनमें कुछ चार्ज भी होता है, कोलॉइडल नेचर के होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को जब हम वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिला देते हैं, किसके साथ मिला देते हैं? अलोंग विद वाटर ड्रॉपलेट्स। इन्होंने लैब में ऐसे ड्रॉपलेट्स बनाए भी थे, इन्होंने लैब में ऐसे ड्रॉपलेट्स बनाए और ऐसा कंपैरिजन किया कि शायद प्रिमिटिव अर्थ पे भी ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स ने अपनी एक बाउंड्री बना ली होगी इस पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के साथ। इसी पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के साथ वाटर ड्रॉपलेट जो रहा होगा, यही इकट्ठा हो गया होगा, एक सेपरेट बॉडी बन गई होगी, और इसी सेपरेट बॉडी को हम कह सकते हैं, क्या? इसको इन्होंने कहा ये प्रोटीन के और पॉलीसैकेराइड के जो छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बनते चले गए। यानी ऐसे करके इन्होंने अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आइसोलेट किया। इस तरीके से प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और वाटर के थ्रू इन्होंने अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आइसोलेट किया, और इसी आइसोलेशन का रिजल्ट हुआ ये कोएसर्वेट्स जो थे, कोएसर्वेट्स ही पहली लाइफ की शुरुआत थे। ऐसा ओपैरिन ने कहा कि यही थी पहली लाइफ जो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और वाटर ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर थी। लेकिन वहीं दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि ये प्रोटीनॉइड, ये जो थे एक्चुअल में ये कोएसर्वेट्स नहीं थे, ये प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स थे। प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स का टर्म यूज किया वहां पे दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था सिडनी फॉक्स। इन्होंने इसी प्रोटोबायोन को सिडनी फॉक्स, कभी फॉक्स के नाम से आ जाए तो आप याद रखना कि फॉक्स ने बताया था कि ये प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर थे, ओपैरिन ने बताया था ये कोएसर्वेट्स थे। इन्होंने कहा, फॉक्स अंकल ने कहा कि नहीं ये प्रोटीनॉइड, ये कह रहे कोएसर्वेट्स नहीं थे, ये प्रोटीन थी। एक्चुअल में इन्होंने कहा कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं व्हेन द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स का मिक्सचर जब मिक्स किया जाता है कूल्ड विद वाटर, तो उसी से बनता है ये प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। ये छोटे छोटे स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से बने हुए थे, तो प्रोटीन्स के फॉर्म में पहली लाइफ एवॉल्व हुई थी। ये फॉक्स ने कहा, अकॉर्डिंग टू फॉक्स पहली लाइफ ये थी, अकॉर्डिंग टू ओपैरिन पहली लाइफ ये थी। लेकिन अगर साइंस की माने तो साइंस के हिसाब से दोनों को ही हम पहली लाइफ नहीं कह सकते। इन दोनों को ही पहली लाइफ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप देखोगे इन दोनों के केस में इन्होंने ना तो लिपिड की, जैसे हमारी सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, इसमें भी लिपिड या इसमें भी लिपिड की बाउंड्री नहीं दिखाई जा रही है। इसमें डीएनए आरएनए या इसमें डीएनए आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है वही तो इन्हें रेप्लिकेट करने की एबिलिटी देता है। ये कहानी भी यहां पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही है, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इसका मतलब ना तो ये दोनों
ही बोथ ऑफ देम लैक द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लिपिड की बाउंड्री, फॉस्फोलिपिड बाउंड्री इनमें नहीं है, इसलिए दोनों को डिस्कार्ड कर दिया गया। कहा इसे हम पहली लाइफ नहीं कह सकते। बाद में ये प्रूव किया गया कि जब तक आरएनए नहीं आया तब तक लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई होगी। 1980 की एक डिस्कवरी आपको याद रखनी है। 1980 में आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हुई। जैसे कि हम जानते हैं सारे एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, सारे एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें बायोकैटालिस्ट कहा जाता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आरएनए से बने हुए एंजाइम जैसे हम कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम इज नॉट अ प्रोटीन बट वो एंजाइम एक कैटालिस्ट है। 1980 में जब ये डिस्कवरी हुई कि आरएनए भी एक एंजाइम होता है, तो क्लियर हो गया कि पहले सबसे पहले एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के दौरान प्रोटीन और आरएनए जब तक ये दोनों नहीं बने होंगे अलोंग विद द बाउंड्री लिपिड की मेम्ब्रेन, तब तक लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई होगी। इसलिए ये दोनों के दोनों कांसेप्ट को डिस्कार्ड किया गया, इन दोनों को डिस्कार्ड किया गया और टर्म लिखा। आप लिखोगे यहाँ पे यानी बोथ, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप याद कर लोगे, बोथ कोएसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स, चाहे हम कोएसर्वेट की बात करें या माइक्रोस्फीयर्स की बात करें, बोथ लैक द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। और दूसरा लैक द लिपिड लेयर, लिपिड मेम्ब्रेन, कह रहे लिपिड की बाइलेयर या लिपिड की मेम्ब्रेन एब्सेंट है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी एब्सेंट है, इसलिए बोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड, दे कांट बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स। कुछ पॉइंट्स हैं आप याद करने के लिए लिख सकते हो जो मैं लिखने जा रहा हूं। ये चीज आपको पहले याद रखनी है, ये दोनों को फर्स्ट लाइफ नहीं कंसीडर किया गया क्योंकि इनमें दो बातें एब्सेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेंगे, आरएनए वर्ल्ड के बारे में जब बताया गया, आरएनए इन 1980s आरएनए वर्ल्ड वाज डिस्क्राइब्ड, आरएनए एज अ बायोकैटालिस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। जब हम आरएनए की इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब कर पाए तब जाकर के हमें यकीन हुआ कि जब तक आरएनए नहीं बना होगा, जब तक जेनेटिक मटेरियल नहीं तैयार हुआ होगा, तब तक रेप्लिकेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं बने होंगे। इसलिए आरएनए वर्ल्ड जब आई, जब लोगों ने डिस्क्राइब किया तो बताया कि प्रोटीन आरएनए का दोनों का होना जरूरी है लाइफ के फॉर्मेशन के लिए। तो जो सीक्वेंस है लाइफ के इवॉल्व होने का, कुछ खास पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हो। फर्स्ट लाइफ इवॉल्व्ड, नाउ वी कैन कंक्लूड, फर्स्ट लाइफ इवॉल्व्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इन डीप वाटर ओनली। ओशंस में ही लाइफ इवॉल्व हुई होगी, जहां सनलाइट डायरेक्ट पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था, ओजोन लेयर नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट यूवी रेज धरती पर आती थी। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट लाइफ का एवोल्यूशन डीप वाटर में हुआ होगा जहां यूवी रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी। और वो जो लाइफ फॉर्म्स थे फर्स्ट लाइफ कीमो हेटेरोट्रॉप्स, कैसे थे? कीमो हेटेरोट्रॉप्स कहे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखोगे। सबसे पहले कीमो हेटेरोट्रॉप्स आए थे और ऑक्सीजन फ्रीली नहीं थी, कीमो हेटेरोट्रॉप एनाएरोब्स कहे गए थे। एनाएरोब्स कहे गए थे क्योंकि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी। नो O2 वाज अवेलेबल, O2 इन फ्री फॉर्म वाज एब्सेंट। नो O2 वाज अवेलेबल इन फ्री फॉर्म, तो O2 इन फ्री फॉर्म वाज एब्सेंट। और इसीलिए इस एटमॉस्फेयर को कहा गया था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को कहा गया था रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा गया था। इस चीज को रट डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली लाइफ कैसी बनी थी? कीमो हेटेरोट्रॉप बनी थी। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि पहले ऑटोट्रॉप्स कौन से थे, पहले ऑटोट्रॉप्स कौन थे, तो आप बताओ कीमो ऑटोट्रॉप्स। पहले कीमो हेटेरोट्रॉप बने, कीमो हेटेरोट्रॉप ने कीमो ऑटोट्रॉप्स को बनाया। ध्यान से सुनेंगे, कीमो हेटेरोट्रॉप्स ने कीमो ऑटोट्रॉप्स को बनाया, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आए। ध्यान से सुनेंगे, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके थे, तो वाटर में खूब सारे ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल थे, इसलिए ऑर्गेनिज्म ने उसी को एज अ फूड यूज किया, नाम पड़ गया कीमो हेटेरोट्रॉफ। मतलब वो जो ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक फूड यूज करते हैं, मतलब जब कंपटीशन बढ़ने लगा, खूब सारे ऑर्गेनिज्म जब हेटेरोट्रॉफिक बन गए तो लोगों ने सोचा कि यार इतना खाना हम कहां से पाएंगे, हमें तो खाना मिलेगा नहीं, सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडैप्ट करना शुरू कर दिया। कह रहे अगर हम ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंडेंट रहे तो कंपटीशन में मारे जाएंगे, इसलिए फूड सोर्स बदल दो। क्या किया इन्होंने? अपने ऑटोट्रॉफिक खुद से अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। केमिकल्स जो थे उनकी प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, सल्फर की प्रेजेंस में इन्होंने अपना खाना खुद से बनाना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत नहीं, इनऑर्गेनिक मैटर से खाना बनाएंगे। तो इस तरीके से बन गया कीमो ऑटोट्रॉफिक। और उसके बाद आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद बनते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट ऑटोट्रॉफ कौन थे, आप बताओगे कीमो ऑटोट्रॉफ, पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे। पूछा जाएगा पहले ऑर्गेनिजम्स कौन थे, आप बताओगे कीमो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे, फिर उन्होंने कीमो ऑटोट्रॉफ को बनाया, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ बने थे। इसी सीक्वेंस में लाइफ बनी थी और फिर धीरे-धीरे करते प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो आज हम देख पा रहे हैं वो सब इवॉल्व हुए थे। पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई, फिर यूकैरियोटिक सेल आई, फिर तो आप जानते ही हो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब प्लांटी, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद सेल वॉल फंजाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। ये लिविंग वर्ल्ड, जो ये वास्ट डाइवर्सिटी वाली लिविंग वर्ल्ड जो बनी हुई है, इतना विशाल जो लिविंग वर्ल्ड का जो किंगडम है, ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है, यार उसका फॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में हुआ था, इस महान धरती पर। ये एवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस है, इसको आपको याद कर लेना है। लेकिन क्या ये एवोल्यूशन जो हुआ था इसका कोई सबूत है हमारे पास? क्या हम कोई रिलेशनशिप प्रूव कर पाएंगे अपने सबूत और गवाहों के थ्रू? तो अगला टॉपिक जो कहता है वो इसी कहानी को आगे लेकर के चलता है, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब अब जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है एविडेंस। अब जो कहानी है वो है एविडेंसेस की। क्या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था या नहीं? मतलब भगवान में बिलीव है अलग बात है, डार्विन का भी बिलीव भगवान में बहुत था। जो महान चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा सबने, कह रहे चार्ल्स डार्विन को भी भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। चार्ल्स डार्विन भी बाइबल के बहुत बड़े मतलब भक्त थे, लेकिन क्यूरियोसिटी थी नेचर की स्टडी करने की, नेचुरल साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था उनका। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सर्जन बने, एक अच्छा डॉक्टर बने। डार्विन के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छा सर्जन, अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन डार्विन का इंटरेस्ट था भाई साहब, डार्विन साहब का इंटरेस्ट था कीड़े मकोड़ों को जानने समझने में, आसपास की डाइवर्सिटी, नेचर और साइंस की स्टडी करने के लिए, नेचर को समझने का उनका जो था, उनकी जो दिली इच्छा थी वो थी कि मैं नेचर को समझूं, नेचर को जानूं। बड़ा कीन इंटरेस्ट था महान डार्विन का। और डार्विन को यह मौका मिला जब वो निकले यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर, कई सारे आइलैंड्स पर। एक ब्रिटिश सर्विस शिप, एक जहाज जिसका नाम था HMS बीगल, तो वो जगह जगह अलग अलग आइलैंड पे गए और उनका जो भ्रम था वो दूर हो गया। उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पर जब वहां पहुंचे 1835 में वो पहुंचे, 1 साल रहे 1836 तक।
1 साल बिताया उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे और वहां पे उन्होंने देखा कई सारे अलग-अलग एनिमल्स की वैरायटी, बर्ड्स की वैरायटी को और उन्हें आइडिया लग गया कि भगवान ने सब कुछ बनाया होता तो ये एवोल्यूशन नहीं हुआ होता। नो डाउट अगर भगवान ने बनाया भी हो उसके बाद भी ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। उसके बाद भी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को चेंज किया है। नेचर ने सेलेक्ट किया है अपने पास रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, कौन ऑर्गेनिज्म यहाँ रहने लायक है, कौन यहाँ नहीं रहेगा, ये नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर डिसाइड करती है और नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो बेस्ट होता है, जो फिटेस्ट होता है। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी को हवा दी और कहा नेचर ने ही सबसे फिटेस्ट को सेलेक्ट किया होगा और फिटेस्ट वही है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब होता है जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वही फिट है, जो अपने पीछे मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी छोड़ करके जाएगा, अपने मरने के बाद अपने पीछे छोड़ जाएगा, अपने पीछे ढेर सारी प्रोजेनी छोड़ करके जाएगा, वही बेस्ट कहा जाएगा। ये थी डार्विन की फिटनेस की कहानी। आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे डार्विनियन फिटनेस में, डार्विनियन थियरी में हम बात करेंगे, एक्जैक्टली डिटेल में पूरा डार्विनिज्म बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि भगवान पे विश्वास तो सबका है, लेकिन कह कुछ एविडेंस ऐसी देखी गई, ऐसे सबूत लोगों को दिखे कि कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि एवोल्यूशन भी एक चिड़िया है जो उड़ते उड़ते हमारे पूरे जीवन को उसने चेंज कर दिया है। एवोल्यूशन हुआ है। एट द सेम टाइम डार्विन जब इस कंक्लूजन में पहुंच रहे थे उससे पहले ही एक और वैज्ञानिक ने डार्विन को अपनी चिट्ठी लिखी थी। वो भी अपना सेम वर्क कर रहे थे, वो भी सेम चीजों को स्टडी कर रहे थे। उनका नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस और वो मलय आर्किपेलागो पे काम कर रहे थे, आज जिसे आप इंडोनेशिया कहते हो। करंट डे में आप जिसे इंडोनेशिया कहते हो उस इंडोनेशिया में वो काम कर रहे थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस और उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी थी डार्विन को और कहा था श्रीमान डार्विन जो आप खोज रहे हैं वो मेरे पास उसका सबूत है, मेरे पास उसका एग्जांपल और मैं भी कुछ कंक्लूड कर रहा हूं और बाय रिस्पेक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको ये चिट्ठी भेजी है और आपको बताना चाहता हूं कि नेचर ने अपने अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से सेलेक्ट किया होगा। मतलब उस मैकेनिज्म को सेम जो डार्विन ने कंक्लूड किया था ऐसी ही सेम थियरी मलय आर्किपेलागो पर एक वैज्ञानिक ने देखी, समझी और लिखी और उस चिट्ठी को उन्होंने डार्विन को बेस्ड अपॉन सीनियरिटी उन्होंने डार्विन को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी और अपना लिखा हुआ पत्र डार्विन को भेजा और डार्विन ने उन चीजों की भी स्टडी की, गहन अध्ययन करके डार्विन ने फाइनली अपनी थियरी को अपना जो नाम दिया उस थियरी को ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उस थियरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बहुत सारे लोगों ने एवोल्यूशन में बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे कांसेप्ट्स, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पर दिए हैं। अब हम बात करेंगे उन्हीं ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एविडेंसेस की, तमाम सबूत और गवाह जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को बताते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो बेसिक मतलब होता है उसका मतलब होता है कॉमन एंसेस्ट्री। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहता है अबाउट द कॉमन एंसेस्ट्री कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा, इन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। और इसमें जो एविडेंसेस हम पेश करेंगे वो शुरुआत होगी सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे या फिर उनका एनाटॉमिकल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप जानते हो एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी होती है और मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को कहते हैं। तो इन दोनों के ऊपर बेस्ड हम कंपेयर करके ऑर्गेनिजम्स में बताएंगे कि एवोल्यूशन हुआ था या नहीं। उसके बाद आता है दूसरा मेजर है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात होती है, एम्ब्रियो से भी हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फॉसिल्स की स्टडी के बारे में, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फॉसिल्स की स्टडी क्या कहती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो याद रखेंगे पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। इसके बाद हमारी बात होगी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की। और लास्ट में कुछ अदर एविडेंसेस में भी आ जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स या फिर एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। मतलब और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री से भी एविडेंस पढ़ेंगे। बट 4 मेजर एविडेंसेस सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा इन 4 मेजर एविडेंसेस पे होगा, फर्स्ट 4 पे होगा। तो ओवरऑल ये 5 एविडेंसेस हैं जिसमें एनसीईआरटी ने डिटेल में थोड़े एग्जांपल्स के साथ बताई हैं इन चीजों को। तो हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे, पढ़ाऊंगा मैं आपको ये वाला भी, थोड़ा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो याद रखेंगे पूरी पूरी एविडेंस का एक पर्पस। अगर कोई पूछे आपसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव करता है, जो बताता है लाइफ ने जो फर्स्ट लाइफ इवॉल्व हुई थी उसी कॉमन लाइफ से, फर्स्ट लाइफ से ही न्यू लाइफ या मॉडर्न डे लाइफ आई थी। जो आज की मॉडर्न डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं मॉडर्न डे के, उनकी ओरिजिन कॉमन एंसेस्ट्री से एक ही पॉइंट से हुई होगी, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, जिसे बायोजेनी कहा था, पाश्चन कहा था, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम, ये उसी कहानी को प्रूव करती हुई सारी एविडेंसेस होंगी। मतलब अब आपका कांसेप्ट एग्जांपल बेस्ड होगा, थोड़ा थियोरेटिकल थोड़ा एग्जांपल बेस्ड। मतलब अब आपको याद करने वाले पॉइंट ध्यान देने होंगे, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझते हुए याद करेंगे। तो सबसे पहली बात है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, या फिर हम इसे कह सकते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी से एविडेंस मिलेगी एंड एनाटॉमी से मिलेगी। इन एविडेंसेस को हम कहते हैं टेक्टोलॉजिकल एविडेंसेस। इनका दूसरा नाम होता है बेटा जी टेक्टोलॉजिकल एविडेंसेस। मतलब अगर कोई आपसे कहे टेक्टोलॉजिकल एविडेंस का क्या मतलब है, तो आप बताओगे टेक्टोलॉजिकल एविडेंसेस वो होती है जो कंपेयर करती हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, बाहर के जो दिखने वाले स्ट्रक्चर, हाथ पैर का आकार है, जो शेप है उसके बेस पर है, या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो इसको हम टेक्टोलॉजी कहते हैं। इसमें सबसे पहले मतलब वैसे तो आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं टेक्टोलॉजिकल एविडेंसेस में कैटेगराइज अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरी मिल जाएगी। मतलब सारे एग्जांपल बेस्ड है, मैं आपको नाम लिख करके दे देता हूँ। सबसे पहला है होमोलॉगी, होमोलॉगस ऑर्गन्स। सबसे पहला है होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन से हमें सबूत मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉमन रिलेशन हो सकता है, हो एवोल्यूशन हुआ था, इसका सबूत मिलता है हमें एनालॉगस ऑर्गन से। एनालॉगस ऑर्गन से भी हमें सबूत मिलता है, एनालॉगी कहते हैं इसको। इसके अलावा हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, वेस्टिजियल ऑर्गन्स से भी सबूत मिलता है। और कुछ एग्जांपल एडिशनल में भी आते हैं, जैसे कि अटैविस्टिक बिहेवियर, अटैविज्म जिसे कहते हैं रिवर्जन, अटैविज्म को हम रिवर्जन भी कहते हैं बेटा जी। और लास्ट में आता है कनेक्टिंग लिंक, जो दो ग्रुप्स को, दो फाइलम को, दो वर्ल्ड को, एनिमल हो या प्लांट हो, उसे कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग लिंक कहते हैं एक ऐसा लिंक जो दो फाइलम, दो ग्रुप्स, दो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग फैमिली के लोगों के बीच में कॉमन लिंक बनाता है। बताता है कि इनके एंसेस्टर्स में भी कॉमन रहे होंगे, बाद में जाकर के इनके एंसेस्टर्स के बच्चों ने आपस में बंटवारे कर लिए होंगे और आज ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की तरह दिखाई देते हैं। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही घर रहा होगा, लेकिन अब ये दो अलग अलग देश बन चुके हैं। कुछ इस टाइप का एक्सप्लेनेशन मिलता है हमें इस कॉमन लिंक से।
तो सीधी सीधी पॉइंट अगर हम देखें, होमोलॉगस ऑर्गन जिसे हम प्यार से होमोलॉगी भी कहते हैं, होमोलॉगी भी कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो होमोलॉगी कहती है कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गन जहां पे जिनका स्ट्रक्चर, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे वैसे तो, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लें। कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन का जिसका बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक प्लान, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल प्लान जो है उसका वो सेम हो या फिर सेम ओरिजिन का हो, सेम ओरिजिन हो बट विद डिफरेंट फंक्शन। क्या हो? विद डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन हो, तो उसे कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, इंटरनल प्लान सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, उसे कहते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन। वहीं हम एनालॉगस ऑर्गन की बात करें, इसे हम एनालॉगी कहते हैं, एनालॉजी, एनालॉगी कहते हैं। और ये कहता है कि व्हेन द बेसिक प्लान इज डिफरेंट, बेसिक प्लान और ओरिजिन इज डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट होते हुए भी, ओरिजिन इज डिफरेंट बट विद सेम फंक्शन या वो कॉमन फंक्शनल रोल प्ले करता होगा, तो उसे कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो ये हो गया अपोजिट, होमोलॉगी का जस्ट अपोजिट। ये कहता है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास उनका स्ट्रक्चर या बेसिक प्लान सेम हो, लेकिन वो अपने उन्हीं ऑर्गन्स को अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं। ये कहते हैं दो अलग अलग खानदान के लोग जिनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंटरनल प्लान डिफरेंट है, लेकिन जब वो सेम रीजन में रहते हैं, सेम एनवायरमेंट में आते हैं, कह रहे अलग फैमिली वाले जब सेम एनवायरमेंट में आते हैं तो वो एक जैसे हो जाते हैं, एक रंग में रंग जाते हैं। जब एक रंग में रंग जाते हैं, दोनों को एक दूसरे से इश्क मुश्क हो जाता है। कह रहे अलग परिवार के लोग एक जगह आकर के एक जैसे हो जाते हैं, ऐसा कह रहा है। मतलब अपने अंदर चेंजेस लाने का, अपने अंदर चेंजेस करने की एबिलिटी हर ऑर्गेनिज्म में होती है, ये एनालॉगी बताती है। दूसरा, वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शनली रिड्यूस्ड होते हैं या स्ट्रक्चरली रिड्यूस्ड होते हैं या वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं किसी एक स्पीशीज में। ऐसे ऑर्गन्स जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या फिर रिड्यूस्ड हो जाते हैं, तो रिड्यूस्ड ऑर्गन्स या नॉन फंक्शनल ऑर्गन जो होते हैं उन्हें कहते हैं वेस्टिजियल, जिसका उस ऑर्गेनिज्म के लिए फर्दर यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है उस पूरी स्पीशीज के लिए उस ऑर्गन का। अटैविज्म का मतलब होता है रिवर्जन, मतलब ये होता है किसी भी कैरेक्टर का अचानक से अपीयर हो जाना कई जनरेशन के बाद, कोई ऐसा कैरेक्टर जो कई जनरेशन पहले खो गया हो, सडन रीअपीयरेंस। ये कहता है सडन रीअपीयरेंस अगर हो जाए ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रेट आफ्टर मेनी जनरेशन, कोई ऐसा ट्रेट, कोई ऐसा कैरेक्टर आफ्टर मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों के बाद कोई कैरेक्टर अगर अचानक से किसी मेंबर में अपीयर हो जाता है तो उसे कहते हैं अटैविस्टिक बिहेवियर, अटैविस्टिक कैरेक्टर, या उसे रिवर्जन कहा जाता है। रिवर्ट हो गया वो फीचर, कई जनरेशन पहले हमने उसे खो दिया था लेकिन अचानक से वो फिर से अपीयर हो जाए, तो ये है रिवर्जन, ये है अटैविज्म। ये भी बता रहा है हमें एवोल्यूशन हुआ था। और कनेक्टिंग लिंक तो हमें बताते ही हैं, चाहे वो किसी भी फाइलम के मेंबर्स के एग्जांपल्स के बारे में आप कह लो, वो सारे एग्जांपल मैं भी आपको लिख के भी बताऊंगा, अभी एग्जांपल बेस्ड सारे लिंक आप पढ़ोगे। होमोलॉगी एक्सप्लेन करता है, होमोलॉगी पे और एक पॉइंट बनता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉगी एक्सप्लेन्स अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि दो सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर अपने अंदर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन प्रूव करते हैं। ये कह रहे हैं नए एनवायरमेंट में जाकर के अपने स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहता है? कॉमन पॉइंट से चला होगा कोई मेंबर, कह रहे दो स्पीशीज इस कॉमन पॉइंट पे रही होगी, लेकिन जब अलग अलग रीजन में पहुंची होगी तो इन स्पीशीज ने अपने अंदर उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जिनकी ओरिजिन कॉमन थी उसे डिफरेंट फंक्शन के लिए मॉडिफाई कर लिया होगा। डाइवर्जन मतलब फैलता हुआ स्ट्रक्चर दिखा रही है। डाइवर्जन का मतलब जैसे रोड में आप चलो, एक कॉमन रोड से चल रहे हो, अचानक से आकर के किसी रोड के पास यहाँ डाइवर्जन हो जाए, दो तरफ वो रोड मुड़ी हो, इधर जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे, इधर जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे। क्या 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 समझ आ रहा है? कॉमन रोड चली, आप डाइवर्जन से मुड़े तो एक दाहिने हाथ मुड़ गई और एक बाएं हाथ को मुड़ गई। तो सज्जे और खब्बे जो राइट और लेफ्ट का मोड़ था, उस मोड़ की वजह से दो स्पीशीज अलग अलग एरिया में पहुंच गई। मान लो कोई समंदर के पास पहुंच गई, कोई रिवर के पास पहुंच गया, तो उनकी अडैप्टेशन से चेंज हो गई होंगी, ऐसा ये कहते हैं। कोई पहाड़ों पे पहुंच गया, कोई हवा में उड़ने लगा, ऐसा ये कहते हैं स्पीशीज जो ओरिजिनेट चली कॉमन रोड से थी, लेकिन जब वो डाइवर्जन में आ जाती है तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और जब एनालॉगी की बात करते हैं तो एनालॉगी एक्सप्लेन्स अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, दिस एक्सप्लेन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये कन्वर्जन को शो कर रहा है, नैरोइंग को शो कर रहा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह रहा है ये नैरोइंग को बताता है। नैरोइंग का मतलब कह रहा है दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग फैमिली के लोग, ए वाली स्पीशीज, बी वाली स्पीशीज, कह रहे दो अलग अलग स्पीशीज है, अनरिलेटेड है ये दो एक दूसरे से अनरिलेटेड है। लेकिन एवोल्यूशन का जो कांसेप्ट कहता है वो कहता है दो अलग अलग लोग भी जब एक जैसे एनवायरमेंट में रहने लगते हैं, एक जैसे एरिया में रहने लगते हैं, सिमिलर एनवायरमेंट में रहने लगते हैं, तो उनकी जरूरतें भी सेम हो जाती हैं और सेम जरूरतों में आने के बाद वो एक कॉमन फंक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। दे परफॉर्म सेम फंक्शन, दे परफॉर्म सिमिलर रोल या सेम फंक्शन इन कॉमन एरियाज। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, डिफरेंट ओरिजिन, ये हम यहां लिख रहे हैं, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर सेम फंक्शन। तो कह रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज के लोग जब सेम एनवायरमेंट में पहुंचते हैं तो वो कॉमन फंक्शन करने लगते हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो याद रखेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब जब दो अनरिलेटेड स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहती है। जरा लिखते हैं, जरा इनके बीच में डिफरेंस और एग्जांपल लिखते हैं हम जरा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तरफ होमोलॉगी, एक तरफ लिखेंगे होमोलॉगी और दूसरी तरफ लिखेंगे एनालॉगी। होमोलॉगी को एनालॉगी से कंपेयर करेंगे, होमोलॉगी को रिलेट करेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से, कि होमोलॉगी एक्सप्लेन करती है एवोल्यूशन एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है बेटा जी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है कि व्हेन टू और मोर रिलेटेड स्पीशीज, ध्यान से लिखेंगे इसको, टू और मोर रिलेटेड स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड है, टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज evolved the similar, evolved different functional structures, different functional structures with same
विद सिमिलर ओरिजिन, ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम थी, सिमिलर ऑर्गन्स या सिमिलर ओरिजिन और बेसिक इंटरनल प्लान, जो उनका बेसिक प्लान है वो सेम होने के बावजूद उनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। डिफरेंट एरिया में जाने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट जब डिफरेंट हुई, उनकी बेसिक नीड जब डिफरेंट हुई, तो अपने आप को उन्होंने डिफरेंटली इवॉल्व कर लिया। इसके एग्जांपल्स होमोलॉजी के बहुत सारे हैं। एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, बहुत एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। ऑप्शन एग्जांपल नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ चैम्बर्ड हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। चैम्बर्ड हार्ट, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं अमंग द वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसमें आपने पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स में चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल। क्या कहता है ये? कह रहा धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इन्होंने एवोल्यूशन किया और फंक्शनली डिफरेंट। हार्ट की ओरिजिन तो सबकी सेम होती है मेसोडर्मल, लेकिन फंक्शन देखो, एक जो होता है फिश का हार्ट केवल इंप्योर ब्लड पंप करता है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का हार्ट जो होता है मिक्स्ड ब्लड पंप करता है, और मैमल्स और बर्ड्स का हार्ट प्योर ब्लड अलग और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेटली पंप करता है। मतलब फंक्शनली डिफरेंट हार्ट बन गए। इसके अलावा उसी को रिलेट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन अमंग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट के जो ब्रेन है वो भी इसी के बेस्ट एग्जांपल में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है एनसीईआरटी का एग्जांपल, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। थॉर्न ऑफ प्लांट, बाओगेन मतलब ये क्लोजली रिलेटेड हो गया, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, बाओगेनविलिया हो गया, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा प्लांट, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। कुकुरबिटा, एंजियोस्पर्म्स दोनों है, कॉमन ओरिजिन हो गई इनकी, कुकुरबिटा प्लांट्स। अब इनमें देखोगे इनकी ओरिजिन देखो, कह रहे थॉर्न भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। थॉर्न भी स्टेम, टेंड्रिल भी मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, लेकिन टेंड्रिल का काम है सपोर्ट करना। ये जो टेंड्रिल है ये सपोर्ट करता है, और थॉर्न जो है ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये कांटे जैसा कटीला स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्शन करता है। थॉर्न का काम है फंक्शनली डिफरेंट प्रोटेक्शन, और टेंड्रिल का ओरिजिन दोनों की स्टेम से है, बट टेंड्रिल जो होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सपोर्ट करता है, ये रिप्रोटेक्शन करता है। ऐसे फंक्शन करने वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन कहे जाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो 4 लिम्स ऑफ इन मैमल्स। अगर हम मैमल्स को रिलेट करें, 4 लिम्स को मैमल्स में, जैसे ह्यूमंस हैंड, जो मनुष्य के हाथ हैं, ह्यूमंस हैंड जो चीजों को ग्रैस्प करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम चीता के 4 लिम्स की बात करें, 4 लिम्स जो फास्ट रनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बैट के जो विंग्स हैं, बैट्स विंग्स वो भी 4 लिम्स ही होते हैं, जो फ्लाइंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। और इन केस ऑफ वेल अगर हम देखें, डॉल्फिन को देखें, तो उनके पास फ्लिपर्स हैं, फ्लिपर्स ऑफ वेल जो स्विमिंग के लिए अडेप्टेड है। आप सोच के देखो, सारा बेसिक इंटरनल प्लान सेम है, सबके पास यही 4 लिम्ब है, ये ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना, ये कार्पल्स, यही मेटाकार्पल और ये फेलेंजेस। कह रहे प्लान बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हमने अपने हाथों का इस्तेमाल चीजों को होल्ड करने के लिए किया, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए किया, घूसा पंचिंग करने के लिए किया। इन्होंने क्या किया, चीता अपने पैरों से तेज रन करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, बैट जो होती है उसको फ्लाइंग के लिए यूज करती है, और फ्लिपर जो वेल्स के हैं वो उसे स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो कह रहे कॉमन ओरिजिन, कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुए होंगे, लेकिन एक चला गया पानी में, एक चला गया फॉरेस्ट में, लैंड पे, एक चला गया ट्री में और फ्लाइंग एडेप्टेशन डेवलप कर लिया, और एक लैंड पे रह करके वो चीजों को होल्ड करना शुरू कर दिया, ब्रेन विकसित होने लगा उसका, उसके अलग अलग भाई उसका तो अलग ही अंदाज है ह्यूमन का। ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाएं अगर, ये सब होमोलॉगस ऑर्गन के होमोलॉगी के एग्जांपल होंगे। और वहीं हम एनालॉगी की बात करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं, तो ये एक्सप्लेन करता है कन्वर्जेंट, किसकी बात करता है ये, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है बेटा जी, कन्वर्जन, ये कहता है कि जब 2 डिससिमिलर या अनरिलेटेड, 2 और मोर अनरिलेटेड या डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है, अनरिलेटेड स्पीशीज व्हेन एंटर और ऑक्यूपाई इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम कंडीशन, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में अगर ये पहुंच जाए, सेम कंडीशंस में ये पहुंच जाए, देन their structures develop and परफॉर्म कॉमन फंक्शंस। ये क्या करने लगते हैं, कॉमन फंक्शंस करने लगते हैं, कॉमन फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जन हो गया यहाँ पे, और ये जो कन्वर्जन है इसमें आप एग्जांपल्स देखोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ भी मिल जाते हैं। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, एनालॉगी कन्वर्जेंट को बताती है, होमोलॉगी डाइवर्जेंट। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही ख्याल रखना है कि 2 अनरिलेटेड एक जगह पहुंचते हैं या सेम बिहेव करने लगे, 2 खानदान के अलग अलग खानदान के लोग जब एक जैसा व्यवहार करने लगे तो उसी को कहते हैं कन्वर्जेंट। बहुत सिंपल है ये, अनरिलेटेड जब एक जैसे दिखे। तो आप देखोगे एग्जांपल्स में, यहां देखोगे एग्जांपल्स में, एक तो आप जानते हो पोटैटो जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो हम खाते हैं, आलू पोटैटो, एंड उसी का दोस्त है स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद कहा जाता है। तो स्वीट पोटैटो जो होता है ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट है, लेकिन दोनों में खाना स्टोर होता है। एक स्टेम मॉडिफिकेशन, एक रूट का मॉडिफिकेशन। पोटैटो जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, और ये जो स्वीट पोटैटो है ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं, विंग्स की बात करें, विंग्स ऑफ बर्ड्स। अगर हम बर्ड्स की विंग्स को देखें, बर्ड्स की विंग्स को कंपेयर करें विद विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, किसी इंसेक्ट्स की, या हम बटरफ्लाइज की बात करें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जिनमें विंग्स बर्ड्स में इंसेक्ट में पाई जाती है। मच्छर भी आ सकता है यहाँ पे, मक्खी भी आ सकती है। यार आर्थ्रोपोडा में कॉमन है विंग्स ऑफ बर्ड्स को जब कंपेयर करोगे आर्थ्रोपोड्स के इंसेक्ट्स के विंग्स से, यार खानदान बिल्कुल अलग। बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं फेदर्स से बने हुए होते हैं, अलग ब्लड सप्लाई है, अलग नर्व सप्लाई है, क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान ही डिफरेंट है बर्ड्स के विंग्स का। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं बटरफ्लाइज की, तो इनके पास काइटिनस विंग्स होते हैं जो उड़ने के लिए अलग है, उनमें 4 लिम्स मॉडिफाइड नहीं है, अलग से विंग्स जुड़ी हुई है बॉडी में, अलग से उन्होंने इवॉल्व किया उस विंग्स को उड़ने के लिए। इंसेक्ट्स ने अलग से विंग्स इवॉल्व किए हैं, अलग से ओपन ब्लड सर्कुलेशन उनमें है, ब्लड सप्लाई अलग, नर्व सप्लाई अलग, काइटिनस होता है वो फेदर नहीं है, फिर भी उड़ने में मदद कर रहा है। कह रहे 2 खानदान के लोग
लोग अलग अलग होने के बावजूद भी उड़ने के लिए एक जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसके अलावा आप देखो आईज ऑफ ऑक्टोपस को कंपेयर करो, आईज ऑफ ऑक्टोपस को कंपेयर करो और इसे कंपेयर करो ह्यूमंस की आई से। ये दो अलग अलग खानदान के लोग हैं जिनके आईज का बेसिक प्लान अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट दिखेगा, वर्टिब्रेट या ह्यूमन आईज। तो आईज ऑफ ऑक्टोपस को कंपेयर करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान डिफरेंट है, बट मेन फंक्शन ही जो है उनका कॉमन है, विजन। विजन इज द फंक्शन ऑफ आईज, तो फंक्शन कॉमन, लेकिन स्ट्रक्चरल प्लान देखोगे तो ऑक्टोपस की आईज और वर्टिब्रेट आईज में डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी लिखने लगे तो पूरे पेज भर जाएंगे, पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हम होमोलॉजी और एनालॉजी के एग्जांपल ही लिखते रह जाएंगे। मतलब एग्जांपल से भरा हुआ है पूरा ये ग्रुप, और एग्जांपल्स पे ही बेस्ड है ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हम जितने एग्जांपल्स की बात करें ये सब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एनवायरमेंट के बेसिस पर मॉडिफाई किया है, पानी में गए, लैंड पे गए, एयर में गए, कहां भी गए, उसी के आधार पर अपने जीवन में लोगों ने धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशन किए हैं। अगला अगर हम बात करते हैं दूसरे जो एग्जांपल्स हमारे बचे हुए थे उनको भी हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास था वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल हम जरा छाप लेते हैं, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो ह्यूमन बॉडी में 90 से भी ज्यादा, 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन जो मेजर वेस्टिजियल ऑर्गन है उनमें से आप लिख सकते हैं, आपके मेजर जो वेस्टिजियल ऑर्गन उसमें लिख सकते हैं ईयर पिन्ना की जो मसल्स होती है, ईयर पिन्ना फंक्शनल होता है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि ईयर पिन्ना फंक्शनल नहीं होता, आपको पता होना चाहिए साउंड वेव कलेक्शन करता है ईयर पिन्ना, लेकिन ईयर पिन्ना की जो मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती है। ईयर पिन्ना में मसल की हमारे लिए कोई खास जरूरत नहीं है इन ह्यूमन। ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स में जो लिख रहा हूं वो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। काऊ बफेलो के लिए नहीं कि आप कहो कि उनके कान क्यों हिलते हैं, डॉग के, कैट के कान क्यों हिलते हैं, तो वो अपने कान को हिला करके अपने एंटीना को और ज्यादा स्पेसिफाई करके साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं। लेकिन हम, हमारा नेचर ने कान बनाया ही ऐसा कि हमारे कान को घूमने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का घूमता है तो वो डॉग कैट से हमारी रिलेशन प्रूव कर रहा है, कुछ नहीं है। तो इसलिए आप कान घुमा करके ये मत दिखाओ कि मेरा कान घूम रहा है, ये हिलता है, ये हिलता है। हिलने का मतलब क्या है कि काऊ, बफेलो, हॉर्स, इन सबसे हमारे कान रिलेटेड हो रहे हैं, मसल्स हमारी जो है वो फंक्शनल है, लेकिन मोस्टली हमारी ईयर पिन्ना की मसल्स रिड्यूस्ड है और इनका हमारे लिए कोई काम नहीं है। हमारे कान वैसे ही ऑटोमेटिकली डिजाइन है कि साउंड वेव को कलेक्ट कर सके, बिना घूमे बिना हिले, उन्हें कोई जरूरत नहीं है कांपने कूदने की। तो ईयर पिन्ना की मसल्स जिन्हें हम कहते हैं ऑरिक्यूलर मसल्स, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं ऑरिक्यूलर मसल्स, एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन। एक दूसरा एग्जांपल, इसके अलावा हमारी आईज में रेमिनेंट पाई जाती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की, रेमिनेंट ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे आईज में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसे थर्ड आईलिड का रेमिनेंट कहा जाता है, प्लाइकी सेमिल्यूनैरिस। फ्रॉग में या फिश में, या एक्वाटिक लाइफ के लिए जरूरी था। हमारी आईज में, दोनों आईज के कॉर्नर में आप देखोगे तो हल्का सा पिंकिश स्ट्रक्चर जो है ये हमारी आईज के कॉर्नर में ऐसे एक मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे पास इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन पानी में रहने वाले जानवरों के अंदर ये प्रॉपर फंक्शनल था। फिश में आंखों को ये कवर करके आईज को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉग में आईज को ये कवर करता है, जब फ्रॉग पानी में जाते हैं तो आईज को प्रोटेक्ट करता है। हमारे लिए इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम पानी वाली लाइफ के लिए अडेप्टेड नहीं है, हम लैंड लाइफ के लिए अडेप्टेड है। इसलिए ये रेमिनेंट रह गया आईज में, ह्यूमन आई में ये रह गया रेमिनेंट, इसका नाम है प्लाइका सेमिल्यूनैरिस इन ह्यूमन आईज। इसके अलावा मनुष्य के शरीर पे जो बाल पाए जाते हैं, हमारी बॉडी पे इन हेयर्स का कोई काम नहीं है। गोरिल्ला होते, चिंपैंजी होते या पुराने जमाने के ह्यूमन होते तो स्किन को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। या बहुत ठंड में आपने देखा होगा पोलर बेयर्स के शरीर के ऊपर बहुत मोटी सी त्वचा और उसके ऊपर मोटे मोटे खाल के साथ हेयर्स पाए जाते हैं, जो उनकी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, गर्म रखने के काम में आते हैं। भालू के शरीर पे वो बाल उनके काम में आते हैं। हमारे पास इन बालों का कोई काम नहीं है, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए इन हेयर्स का कोई रोल नहीं है। तो आप लिख सकते हो स्किन हेयर्स या बॉडी हेयर्स। जो स्किन पे हमारे हेयर्स हैं उनका भी हमारे पास ये रिड्यूस्ड है फंक्शनली, इनका कोई बेसिक रोल नहीं है। मेल्स में निपल्स का पाया जाना भी हमारे किसी काम का नहीं है, रिड्यूस होता है निपल्स इन मेल्स। मेल्स की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का आना मतलब कुछ हार्मोनल लोचा हो रखा है, तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, ये रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होते हैं निपल्स इन मेल्स। इसके अलावा आप लिख सकते हो जो टेल वर्टिब्री होती है, कॉर्डल वर्टिब्री। टेल वर्टिब्री, जब टेल ही नहीं तो उस वर्टिब्री का क्या करना, टेल वर्टिब्री जिसे कहते हैं कॉर्डल वर्टिब्री, कॉकिक्स वर्टिब्री। तो कॉकिक्स वर्टिब्री भी हमारे पास वेस्टिजियल है। विजडम टीथ का रेमिनेंट, विजडम टीथ भी हमारे पास बेकार है। विजडम टीथ को हम तब डेवलप करते हैं जब हमारी फीडिंग हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। तो विजडम टीथ जो होते हैं वो हमारे थर्ड मोलर टीथ होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, थर्ड मोलर एंड 4 इन नंबर, इसका नंबर होता है 4 होते हैं मोलर टीथ जो कि वेस्टिजियल होते हैं, जिन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। लास्ट मोलर इन्हें कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे लास्ट मोलर टीथ कहते हैं, जिसका हमारे पास एज सच कोई बेसिक फंक्शन नहीं है। इसका बेसिक फंक्शन है हर्बीवोर मैमल्स में जो फूड को देर तक चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग का जरूरत जिनको ज्यादा, हम तो पका पकाया खाना खाते हैं, क्या ही जरूरत है इसकी है। इसके अलावा कुछ अगर आप मैमल्स में देखो, जो हर्बीवोर मैमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है और उनके पास सीकम के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलुलोज डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। हमारे पास सेलुलोज डाइजेशन के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हमने अपनी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो वो बन गई वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये भी हमारे लिए वेस्टिजियल है। दूसरे एनिमल्स में सेलुलोज डाइजेशन के लिए इसकी जरूरत समझ में आती है, हमारे पास सेलुलोज डाइजेशन के लिए इस तरह के ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, इवन ऑल द एनिमल्स बेसिकली दे डोंट हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट सेलुलोज। लेकिन कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन में, स्टमक में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा देर तक टाइम लगता है उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इन्हीं बैक्टीरियाज की मदद से, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारा सोर्स ऑफ फूड जो होता है सेलुलोज के अलावा दूसरे फूड, हम स्टार्च और बाकी सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। सेलुलोज का डाइजेशन करके हम सेलुलोज को, मतलब हम घास खाते तो हो सकता है हमारे पास ये एबिलिटी होती, तो इसलिए हमने इसे रिड्यूस कर लिया। अब इसमें केवल लिम्फोइड टिश्यू पाई जाती है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, बट डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। लिख सकते हो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हैव नो रोल इन डाइजेशन, तो इसका डाइजेशन से रिलेटेड कोई रोल नहीं। तो ह्यूमन में इस तरीके के जो मेजर वेस्टिजियल ऑर्गन है वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स हैं, जैसे मान लो ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल में पेक्टोरल गर्डल, मतलब उनके पास पेल्विक गर्डल है, लेकिन तो है नहीं, पैर तो है नहीं ब्लू व्हेल के, लेकिन पेल्विक गर्डल पाई जाती है, वेस्टिजियल उसके पास, जो बताता है कि ब्लू व्हेल भी टेट्रापॉड एनिमल के खानदान से बिलोंग करती है। पाइथन में देखो लिम्स नहीं होती उनके पास, पाइथन जैसे एनिमल्स में जो स्नेक के खानदान के लोग हैं उनमें लिम्स, हाथ पैर नहीं है, वो लिम्बलेस होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पेल्विक गर्डल्स का पाया जाना इन एनिमल्स में ये बताता है कि 4 पैरों वाले एनिमल से ही वो भी रिलेटेड है, लेकिन उनमें गर्डल्स रिड्यूस्ड है, नॉन फंक्शनल लिम्स पाई जाती हैं, तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। फ्लाइंग बर्ड्स जो है उनमें विंग्स पाई जाती है, ठीक है, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है उनकी विंग्स उनके लिए वेस्टिजियल है, रिड्यूस्ड होते हैं फंक्शनली, उनकी पेक्टोरल जो फ्लाइंग मसल्स होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। तो बहुत आसान है याद करना, एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे। ह्यूमन में कौन से ऑर्गन वेस्टिजियल है, मेजर मैंने लिख दिया, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन में आए हैं। पहले बस ध्यान रखेंगे, पिन्ना, ईयर पिन्ना में ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पिन्ना फंक्शनल होता है, ये हमारा ईयर पिन्ना फंक्शनल है,
लेकिन पिन्ना में जो मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं। ये पिन्ना की मसल्स का नाम होता है ऑरिक्यूलर मसल्स। ठीक है जी, इजी है जी। चलो और चलते हैं। और इसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन थे हमारे 3 नंबर पे। 4 नंबर पे आता है अटाविज्म। 4 नंबर पे आता है अटाविज्म, जिसे रिवर्जन कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। अटाविज्म के एग्जांपल आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। टेल इन अ न्यूबॉर्न, बस एक याद कर लो, अगर किसी के न्यूबॉर्न चाइल्ड में टेल इन अ न्यूबॉर्न, किसी न्यूबॉर्न चाइल्ड में टेल अगर पाई जाए तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं कई जनरेशन पहले, जैसा कि हम जानते हैं हमारे एंसेस्टर्स में कभी टेल रही होगी, हम टेल्ड एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, तभी हमारे पास ये वेस्टिजियल ऑर्गन पाई जाती है, टेल वर्टिब्री। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये, टेल वर्टिब्री हर ह्यूमन में पाई जाती है, हर जनरेशन में पाई जाती है। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास हर जनरेशन में प्रेजेंट है, लेकिन अगर किसी के नए जन्मे हुए बच्चे में टेल, मतलब टेल भी प्रेजेंट हो, टेल बोन के साथ टेल बोन के साथ टेल भी प्रेजेंट है, जो टेल बोन होती है, मान लो कॉक्सिक्स वर्टिब्री जो होती है, वो किसी व्यक्ति की ये टेल बोन मान लो है, ये कॉक्सिक्स वर्टिब्री, यानी इसके ऊपर से इसने अपनी टेल भी डेवलप कर ली है। अगर इसने अपनी टेल भी डेवलप कर ली है, पूंछ भी बना ली है अगर, तो ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन में वो खोए हुए जीन आज भी हैं। ह्यूमन की बॉडी में कोई खोया हुआ लक्षण आज भी है जो हमने हजारों वर्ष पहले कभी खो दिया होगा। हमने कभी ये टेल खो दी है, लेकिन ये टेल वाले जीन आज भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं छिपे हुए हैं। किसी ह्यूमन में अचानक से अपीयर होकर के, अचानक से दस्तक देकर के ये बताते हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूं, कहीं ना कहीं दबा कुचला हुआ जरूर हूं, लेकिन किसी जनरेशन में एकदम से अपीयर होकर ये प्रूव कर देता है कि हमारे एंसेस्टर टेल्ड थे। मतलब दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ टेल्ड एंसेस्टर्स, ह्यूमन के एंसेस्टर टेल थे, ये ऐसा बताता है हमें। तो अटाविज्म, सडन रीअपीयरेंस ऑफ एनी एंसेस्ट्रल ट्रेट। और उसके बाद शुरुआत होती है लास्ट पार्ट जो इसमें है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का लास्ट पार्ट है, वो है कनेक्टिंग लिंक्स का। किसका है? कनेक्टिंग लिंक्स का है। और कनेक्टिंग लिंक्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल बेस्ड है, सारे एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मेजर आप याद कर सकते हो। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना को हम कहते हैं, ये है तो प्लांट जैसा फीचर शो करता है, लेकिन इसमें एनिमल वाले फीचर भी है। मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, मतलब ये प्लांट जैसा भी है, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी करता है, इसे होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके अंदर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी है, और इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब सनलाइट नहीं होती है तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, इसे कहते हैं एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो इसके पास प्लांट वाली न्यूट्रिशन भी है, एनिमल वाली न्यूट्रिशन भी है, इसलिए इसे लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है। लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है। इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे प्रोटीरोस्पॉन्जिया। प्रोटीरोस्पॉन्जिया, ये दिखने में नाम से तो लगता है ये स्पॉन्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखेंगे ये खुद एक प्रोटोजोवन है, ये खुद एक प्रोटोजोवन है जो कि लिंक बिटवीन प्रोटोजोवंस, ये खुद एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोवंस एंड स्पॉन्जेस। ये केवल आप याद रख लोगे कि एक स्पॉन्ज के भी फीचर है इसमें और प्रोटोजोआ के भी, तो इसलिए हम इनसे रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नाम लिखता हूं, पहले आप लिख लो पेरीपैटस, पहले लिखते हैं पेरीपैटस, निओपैलिना, हेमिकॉर्डेट्स या बेलेनोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेट का एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस, पढ़ा है एनिमल किंगडम में हमने, हेमिकॉर्डेट्स। इसके अलावा हम लिख सकते हैं लंग फिशेज लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स पे सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। इसके अलावा आप एग लेइंग मैमल्स का नाम लिख सकते हो, अंडे देने वाले जो मैमल्स होते हैं, जैसे डक बिल्ड प्लैटिपस, एग लेइंग मैमल्स, प्लैटिपस, ये सब एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा हुआ है। प्लैटिपस का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आप ये एग्जांपल से याद कर लोगे। पेरीपैटस जो होता है, ये लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा है, ये इसमें एनीलिड फीचर भी है और आर्थ्रोपोड, सारा नहीं रटना है, बस खाली इनके नाम आप याद करो। एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं रखा, लेकिन एनिमल किंगडम आपने पढ़ा हुआ है इसलिए जरूरी है जानना। एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है इसलिए जानना जरूरी है, एनसीईआरटी में इन कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में चर्चा नहीं की गई है, आप इसलिए बस केवल नेम याद कर लेंगे बस। ये एनीलिड और आर्थ्रोपोड का लिंक है, ये जो है आर्थ्रोपोड एनीलिडा और मोलस्का का लिंक है, एनीलिडा एंड मोलस्का का लिंक है ये। हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट, खुद एक नॉन कॉर्डेटा है, लेकिन इसमें स्टोमोकॉर्ड जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे लोगों ने कॉर्डेट समझ लिया था। इसे कहते हैं लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, कुछ कॉर्डेट फीचर कुछ नॉन कॉर्डेट फीचर। लंग फिशेज में लंग्स भी पाई जाती हैं, लेकिन रेस्पिरेशन नॉर्मली गिल्स से करती है, दोनों तरह का रेस्पिरेशन है। मतलब ये लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबिया। और एक होता है आर्कियोप्टेरिक्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इस आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों के फीचर शो करने वाला जानवर है। लेकिन साइंटिस्ट को इसका कोई भी लिविंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला था, ये फॉसिल फॉर्म में मिला था, इसलिए इसे ज्यादा बेहतर तरीके से अगर आपसे कहा जाए आर्कियोप्टेरिक्स इज अ मिसिंग लिंक, इट इज अ मिसिंग लिंक, बेटर कहना इसके लिए ठीक होगा मिसिंग लिंक। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि इसका कोई लिविंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इट वाज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, याद रखेंगे, ये जिंदा नहीं मिला था, ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, इसलिए इसे मिसिंग लिंक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एनिमल किंगडम के लिहाज से पढ़ लो, चाहे वो एवोल्यूशन के लिहाज से पढ़ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग लेइंग मैमल जो होते हैं, ये लिंक होते हैं अबाउट, इनके कैरेक्टर रेप्टाइल्स से भी मिलते हैं, इनमें क्लोएका पाई जाती है और एग्स भी ले करते हैं, रेप्टाइल का फीचर है, प्लस मैमरी ग्लैंड भी पाई जाती है, इसलिए इन्हें मैमल्स के बीच में लिंक कहा जाता है, मैमल्स और रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ये सारे के सारे कनेक्शन से हमें क्या समझ आ रहा है? हम ये बता सकते हैं ना कि जो एग लेइंग मैमल है, अगर इसके पास रेप्टाइल का फीचर भी है और मैमल का फीचर भी है, तो इसका मतलब मैमल और रेप्टाइल का एंसेस्टर एक ही रहा होगा। इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एंसेस्ट्री प्रूव होती है, यही तो एविडेंस कह रहा है। ये जो हम चैप्टर, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके, मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करके, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करके हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलरिटी अलग-अलग फाइलम के मेंबर्स में है, आपस में कितने सारे लिंक शो करते हैं ये, और इसी लिंक के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था। ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया होगा? अगर भगवान नहीं बनाया होता तो ये सब क्यों हुआ होता? अगर भगवान नहीं बनाया होता तो ये लिंक किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ होता? रेप्टाइल्स बर्ड्स की जो ओरिजिन थी, उनके बीच में इस तरह के रिलेशंस कैसे आते, कैसे ये मिसिंग लिंक जैसे फीचर और इस तरह के फीचर आते कि स्पेशल क्रिएशन इसका मतलब है, हो सकता है गॉड ने बनाया हो शुरुआत में, लेकिन जब पहले बने होंगे उसके बाद भी लोगों ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं।
जब हमने गॉड को देखा ही नहीं था उस टाइम पे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे था, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एविडेंस देखेंगे। और एविडेंस कहती है कि एवोल्यूशन हुआ था अपने आप, ना तो ये बने थे अपने आप, जैसे कि हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली बन गए हो, कीड़े मकोड़े पानी में कीचड़ में अपने आप पैदा हो गए, डायरेक्ट ऐसे निकल के उगल के बाहर आ गए, वैसा नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर टाइम के साथ साथ इवॉल्व किया है। तो ये है एवोल्यूशन का मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अगला एविडेंस में अगर आप एग्जांपल में देखो, जो एनसीईआरटी वाले दिए हैं मैंने आपको, यहाँ पे ये चित्र दे दिए इसलिए ताकि आप एनसीईआरटी को मिस ना करें। एनसीईआरटी में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। ये है थॉर्न, जो मैंने बताया स्टेम का मॉडिफिकेशन है प्रोटेक्शन के लिए। ये है टेंड्रिल्स जो दिखाई दे रही है, ये है सपोर्ट के लिए। टेंड्रिल का काम होता है सपोर्ट करना और थॉर्न का काम है प्रोटेक्ट करना। दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आप देखोगे इनकी ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। दोनों एंजियोस्पर्म क्लोजली रिलेटेड है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए मैन के हैंड का प्लान, यहाँ देखिए ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस, ह्यूमरस है। ये रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना है। मतलब प्लान ऑलमोस्ट सब एक जैसा है। कार्पल्स मेटाकार्पल्स होंगे, मेटाकार्पल्स होंगे, यहाँ पे कार्पल्स होंगे, फिर मेटाकार्पल्स होंगे, फिर फेलेंजेस होंगे। वैसा ही प्लान यहाँ चीता में भी देखने को मिल रहा है, व्हेल में भी है और यहाँ बैट्स में भी है। लेकिन अडैप्टेशन वाइज ये फ्लाइंग में इसको हेल्प कर रहा है, ये स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, यहाँ ये फास्ट रनिंग के लिए और ये ग्रैस्पिंग के लिए। तो ओरिजिन सेम बट डिफरेंट फंक्शन, यही है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहती है? अगला एविडेंस देखो, एम्ब्रियो की सिमिलरिटी से कंपेयर करो। एम्ब्रियोज डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखा गया, डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखा गया और लोगों ने एक्सप्लेन किया। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में क्या कहा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, देयर आर सिमिलर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। क्या कहा लोगों ने? कहा देयर आर सिमिलर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस सिमिलर होती है। लाइफ की शुरुआत जो होती है सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से होती है, जो कि जाइगोट होता है। जाइगोट से लाइफ की शुरुआत मोस्ट वर्टिब्रेट्स की अगर आप लाइफ देखो या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ देखोगे तो जाइगोट से ही शुरू होती है। इसको कंपेयर करोगे किसी अगले में देखो जरा, जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है तो पहले क्लीवेज जब शुरू होती है 2 सेल्ड स्टेज बनाता है, ये 4 सेल्ड स्टेज बनाता है, ये 4 सेल्ड से 8 to 16 सेल्ड बनाता है, 8 to 16 सेल्ड से ये 32 सेल्ड स्टेज to 64 सेल्ड स्टेज बनाता है। उसके बाद इसमें होती है गैस्ट्रुलेशन। क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन। अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज इन जनरल सारे एनिमल्स में ये इस तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलता है कि ये 2 to 4 और 4 to 8 सेल्ड स्टेज में ये जाता है। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनता है। तो कंपैरिजन वाइज देखो, सबसे पहले जाइगोट, फिर आता है मॉरूला, मॉरूला के बाद आता है गैस्ट्रुला। सॉरी 8 to 16 सेल की अगर हम बात करें, 8 to 16 सेल की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड मास होता है। उसके बाद हॉलो मास बनता है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे मॉरूला। मॉरूला के बाद आता है ब्लास्टूला और ब्लास्टूला के बाद आता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला आता है। मतलब जाइगोट से अगर आप शुरू करोगे तो जाइगोट के बाद मेन स्टेज है मॉरूला, ZMBG। ये स्टेप याद रखेंगे, यानी ये ऑलमोस्ट सेम है सारे ही एनिमल्स में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो ऐसी स्टेजेस से होकर के गुजरता है। उनकी सिमिलरिटी ही तो है, ये क्लोज रिलेशन ही तो है इन सब की, सारे वर्टिब्रेट्स या सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल वर्ल्ड में ये स्टेजेस कॉमन देखने को मिलती हैं। इनमें ये कॉमन स्टेजेस का एक साथ दिखना ये प्रूव करता है कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन है। और इसी कहानी को हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हैकल, अर्नस्ट हैकल ने क्या कहा? अर्नस्ट हैकल नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में एक थियरी दे डाली, उसका नाम था रिकैपिटुलेशन थियरी। का नाम था रिकैपिटुलेशन। उस थियरी का नाम था रिकैपिटुलेशन थियरी। इसका नाम रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीट करना। रिकैपिटुलेट का मतलब रिपीट करना, जिसका आइडिया जो सेंट्रल थीम था, जिसका मतलब था ऑन्टोजेनी रिपीट्स, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इन्होंने कहा ऑन्टोजेनी रिपीट करती है फाइलोजेनी को या रिकैपिटुलेट करती है फाइलोजेनी को। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन करी होगी हैकल साहब ने और देखा होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अगर आप देखो, कंपेयर करो इसको फाइलोजेनी से। फाइलोजेनी का मतलब होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात होती है तो कह रहे हैं रिकैपिटुलेशन थियरी कहती है ऑन्टोजेनी रिपीट करती है फाइलोजेनी को। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर आप देखोगे, हायर एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे, फ्रॉग का देख लो या रैबिट का देख लो, कह रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे तो ये रिपीट करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा, इन्होंने कंपेयर किया होगा और बताया होगा कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हिस्ट्री देखें, जैसे कि मैंने नाम लिखा, कह रहे जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्टेज है। जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्टेज होती है, ठीक बात है कि नहीं है? जाइगोट यूनिसेलुलर स्टेज है। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर स्टेज 8 to 16 सेल्ड मॉरूला या मॉरूला एंड ब्लास्टूला की हम बात कर लेते हैं। जाइगोट के बाद आता है मॉरूला एंड ब्लास्टूला। क्या है ये? मॉरूला और ब्लास्टूला ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक मल्टी सेलुलर स्टेज है, मल्टी सेलुलर स्टेज होती है। और उसके बाद शुरू होता है गैस्ट्रुलेशन, जहां टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इसी गैस्ट्रुलेशन के बाद प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स बनती हैं, टिश्यू डेवलप होना शुरू होता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। देखो इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, कैसे रिलेट किया। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी हायर एनिमल का ये डेवलपमेंटल स्टेज देखो, किसी एनिमल का ये डेवलपमेंटल स्टेज देखो, रिपीट करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। कैसे? एवोल्यूशन में भी कहता है, एवोल्यूशन में भी कहता है कि सबसे पहले कौन आया होगा? यूनिसेलुलर फॉर्म्स आए होंगे, प्रोटिस्टा आए होंगे, प्रोटोजोवंस आए होंगे। यूनिसेलुलर कह रहे पहले प्रोटोजोआ आए थे, फर्स्ट एनिमल लाइक फॉर्म्स आए थे, फिर मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आए थे, पोरीफेरंस आए थे, मल्टी सेलुलर में पोरीफेरा आए थे, फिर सीलेंट रेटा आए थे टिश्यू वाले, सीलेंट रेटा आए थे टिश्यू वाले, टीनोफोरा आए थे टिश्यू वाले, और फिर इन्हीं से आगे बढ़ा होगा तो प्लेटी हेलमिंथ जो आया था वो ऑर्गन वाला, जो हेलमिंथ आया था, एस्के हेलमिंथ आया था वो ऑर्गन सिस्टम वाला, और फिर आए थे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या एकिनोडर्मेटा या कॉर्डेटा। क्या यार? रिपीटिशन ऑफ एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर देखें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसी भी एनिमल का इस कहानी को रिपीट करता है, रिकैपिटुलेट करता है। फ्रॉग का जो लार्वा था, फ्रॉग का जो टैडपोल है, वो फिश लाइक अडल्ट ऑफ फिश की तरह दिखाई दे रहा है। क्या कहा इन्होंने? एक और एविडेंस में ऐड किया, कहा टैडपोल जो लार्वा है, टैडपोल जो फ्रॉग का है वो तो फ्रॉग का लार्वा है ना भाई। टैडपोल ऑफ फ्रॉग
इज सिमिलर टू फिश लाइक, कह रहे फिश लाइक बॉडी है इसकी। तो क्या बता रहा है, कह रहे फ्रॉग से पहले आई थी फिश और फ्रॉग का लार्वा फिश जैसा है, तो फिश ने एवॉल्व होकर के फ्रॉग बनाया होगा, ऐसा यहां से प्रूव होता है। ऐसी कहानी बताई जाती है। कहते हैं एम्ब्रियो को देखोगे तो तुम्हें एवोल्यूशन की हिस्ट्री पूरी की पूरी रिपीट होती हुई दिखाई देगी, पूरी पिक्चर एक बार रिपीट होती हुई दिखाई देती है। अगर हम एवोल्यूशन को एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखें तो हैकल की इसी थियरी को हैकल्स लॉ कहा जाता है। इसे हम रिकैपिटुलेशन थियरी कहते हैं, रिपीटिशन थियरी कहते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी बात आ गई सामने। जनता के बीच में एक थियरी यहां पे ऐड की, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था वॉन बेयर। वॉन बेयर का एक लॉ है जिसे बेयर्स लॉ कहते हैं। वॉन बेयर के लॉ को बेयर्स लॉ कहते हैं। और वॉन बेयर क्या करते हैं, इन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होता, देयर इज नो रिपीटिशन। इन्होंने कहा देयर इज नो रिपीटिशन, यहां कोई रिपीटिशन नहीं होता। यहां एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने सीधा सीधा अपोज किया था हैकल्स के लॉ को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एवोल्यूशन हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। मतलब ये कहानी कहती है ऑपोजिट टू, स्ट्रांग अपोजिशन करती है ऑपोजिट टू हैकल्स लॉ। इन्होंने हैकल्स लॉ को अपोज किया, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। एम्ब्रियोज अगर कंपेयर किए जाएं सारे हायर एनिमल्स के तो उनमें सिमिलरिटी जरूर हो सकती है लेकिन रिपीटिशन नहीं हो शो करते। देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिपीटिशन। ऐसी रिपीटिशन नहीं होती जैसा हम कह रहे हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। मतलब ऑर्गेनिजम्स उन सेम स्टेजेस से पास नहीं होता। जैसे अगर फ्रॉग को कहें तो फ्रॉग अपने लार्वा में टैडपोल जरूर बनाता है लेकिन वो फिश नहीं बनाता। ध्यान रखेंगे, फ्रॉग पहले मछली नहीं बनता कि एडल्ट फिश बनता है। फिश जैसी रिलेशनशिप शो कर रहा है वो। कह रहे रेप्टाइल बीच में कह रहे डेवलपमेंट में चलो पहले मानो जाइगोट बनाया, आगे बढ़ा जाइगोट जो होगा, जो आगे डेवलप होकर के फिश या फ्रॉग बना करके रेप्टाइल नहीं बना होगा। मतलब सांप बनने से पहले फ्रॉग बनने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रियो में सांप बनने से पहले फ्रॉग बनने की जरूरत नहीं है। कछुआ बनने से पहले उसे फ्रॉग बनने की जरूरत नहीं है। मैमल बनने से पहले उसे बर्ड बनने की, रेप्टाइल बनने की जरूरत नहीं है। वो सिमिलर स्टेजेस जरूर शो कर सकता है, रिपीटिशन नहीं हुई थी, ये कहता है बेयर लॉ। तो आप बस दो बातें ध्यान रखोगे, हैकल ने कहा रिपीटिशन होता है, बेयर ने कहा नहीं होता। बस इतना ही याद रखोगे, इसको एक चित्र के थ्रू समझोगे। ये बेयर्स लॉ को प्रूव करता है। ये कहानी कहती है बेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे बेयर्स लॉ एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया बट समझने में आपको मदद करेगा। देखो कंपैरिजन क्या है, ये कंपैरिजन क्या है, एक जो है हमने लिया है फिश, एक हमने लिया है एम्फीबियन सैलमेंडर, एक हमने लिया है टर्टल रेप्टाइल, एक हमने लिया है बर्ड, एक लिया है काफ और एक लिया है ह्यूमन। कंपेयर किया, कहें आप देखो शुरुआत की स्टेज में ये सब कॉमन है। Initial stages they show common stages in early developmental stages, they show common stages during early embryonic development। फिर ये common stages जो हो जाती हैं वो धीरे धीरे लेस कॉमन जरूर हो जाती हैं और बाद में पूरी तरह स्पेसिफिक हो जाती हैं। बट ये किसी भी स्टेज को रिपीट करने वाला नहीं शो करते। जैसे ह्यूमन ने इन स्टेजेस को रिपीट नहीं किया। देखो ह्यूमन ने इस सैलमेंडर या इस फिश या सैलमेंडर या चिक या इस काफ के या टॉर्टोइस के या चिक के या काफ की स्टेज को ह्यूमन रिपीट नहीं कर रहा। ये सब के सब शुरू में पहले कॉमन होते हैं, फिर धीरे धीरे लेस कॉमन हो जाते हैं और फिर स्पेसिफिक हो जाते हैं अपने स्पीशीज के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए। इसलिए इस एवोल्यूशनरी पैटर्न या कंसेप्ट में रिपीटिशन जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव करती है कि दे एवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, क्योंकि इनकी सबकी शुरुआत एक जैसी हुई है, जो ये प्रूव करता है कि इनमें कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जिनसे हम ये रिलेट कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप अपने आस पड़ोस के वर्टिब्रेट से कॉमनली ही हम एवॉल्व होते हैं, लेकिन अपने जीन के डिफरेंस की वजह से, अपने क्रोमोसोमल डिफरेंस, वो सब इंटरनल रीजन, हम रीजन नहीं बता रहे अभी, हम केवल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे करा पहला, दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे करा। एम्ब्रियो और मॉर्फोलॉजी की एविडेंसेस हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम कुछ सवाल लगा करके आज की क्लास का विराम देंगे और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे की कहानी, इसके आगे की बातें, इसके आगे की और सबूत और गवाह अगली क्लास में पेश किए जाएंगे। इतने एग्जांपल्स आज के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, आप जरूर याद कर लें। पहला सवाल पूछा है रॉन्ग पेयर। हेल्डेन ने हॉट डाइल्यूट सूप पिलाया था लोगों को, ओपेरिन ने कोसर्वेट के बारे में बताया था, मिलर ने स्पार्क डिस्चार्ज apparatus यूज किया था, लेकिन पास्चर ने बायोजेनेसिस को बताया था। पास्चर बायोजेनेसिस को बताते हैं, तो रॉन्ग पेयर हो जाता है आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी की लाइन है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो थे वो लाइफ के अपीयर हुए थे वो थे 2000 मिलियन, जो कि 2 बिलियन ईयर्स बैक था। 2 बिया जिसको आप लिख सकते हो, 2 बिलियन ईयर्स बैक जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थे वो बेसिकली प्रोकैरियोट रहे होंगे। पॉसिबली दे डिड नॉट ओरिजिनेटेड टिल अबाउट 2000, मतलब ये टाइम था जब ये ओरिजिनेट हुए, उसके पहले इनका ओरिजिन नहीं था। 3 वाला जो है वो है नॉन सेलुलर लाइफ का और 4.5 है हमारी प्यारी अर्थ का, तो इसलिए आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है 3 कनोटेशंस, 3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो लाइफ थी वो पहले जैसी थी वैसी ही आगे भी रहेगी, 4000 साल पहले पुरानी थी धरती, और स्पीशीज जो है वो अनचेंजेबल है, जैसी बनी है वैसी रहेंगी, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। 4th पॉइंट कहता है हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन थियरी देयर वाज नो एवोल्यूशन, ये 4th पॉइंट रॉन्ग हो जाता है, आंसर बनेगा 4 बिल्कुल करेक्ट। मिसिंग लिंक का सवाल पूछा है, आपको पहले बताया मैंने, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक मिसिंग लिंक है, क्योंकि फॉसिल के फॉर्म में मिला था, इसका कोई जिंदा सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए इसे मिसिंग लिंक कहते हैं। थर्ड ऑप्शन ये तो हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक, ये हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, तो ये सारे गलत, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन करेक्ट, थॉर्न एंड कुकुरबिटा का टेंड्रिल, लेग ऑफ चीता एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, लेग ऑफ चीता एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, ठीक बात है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये हमने पढ़ा था, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है, इसलिए आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा एनालॉगी का 4, जो कि होमोलॉगस नहीं है, आंसर बनेगा 4th ऑप्शन। तो देखा आपने, ये एवोल्यूशन की एविडेंस मैंने कहा कंसेप्चुअल, जहां वहां कंसेप्ट बताऊंगा, जहां एग्जांपल की जरूरत है वहां एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा एक एक बात, एनसीईआरटी की हर लाइन आपको समझ में आ जाएगी, एक बात क्लियर हो जाएगी, वो हर पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस चैप्टर से, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का होमवर्क लेते जाइए, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, क्लास नोट को रिवाइज करते रहेंगे, यही आपके रामबाण है, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करना है और अपने आप को चेक करने के लिए, सेल्फ एवोल्यूशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, डीपीपी सॉल्व करना है और मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 24 से 35 जो आज के टॉपिक पे मोस्टली बेस्ड है उसी को आप लगा लोगे। आज का खेला यहीं समाप्त करते हैं, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी पूरे एनर्जी, पूरे जोश और जुनून के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, लव यू।